असम से शुरू हुई नागरिकता की फर्जी राजनीति बिहार पहुंच गई और अब इसका भूत दिल्ली और गुरुग्राम में भी पहुंच गया है। अगला पड़ाव कहां होगा कोई नहीं जानता। हो सकता है हाउसिंग सोसाइटी के नफरती सांप्रदायिक लोग अपने पड़ोसी की नागरिकता चेक करने लग जाएं। क्या आप जानना चाहेंगे कि अगर आपसे कोई नागरिकता का सबूत मांग दे तो उसे दे पाएंगे या नहीं? अगर आप दावा करना भी चाहें तो किस तरह की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा? आपके लिए एक रिपोर्ट गाइड का काम कर सकती है। यह रिपोर्ट जो 26 जुलाई को दिल्ली में जारी हुई, पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने जारी की। 182 पन्नों की इस रिपोर्ट को बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। अनमेकिंग सिटीजन्स नाम है इस रिपोर्ट का, जो बताती है कि कैसे नागरिकता के नाम पर ट्रायल का एक पक्षपाती ढांचा तैयार कर दिया गया है, जिसके काम करने का ढंग किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट से लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट के 1500 से अधिक फैसलों का इस रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है। इसमें देखा गया है कि अदालतें किस आधार पर किसी की नागरिकता छीन लेती हैं। क्या उनके फैसलों में कोई तारतम्यता है, निरंतरता है, या कोई व्यवस्थित न्यायिक प्रक्रियाओं और आधारों का पालन किया ही नहीं जाता। इन सब का मूल्यांकन कई वकीलों और कानून के अध्यापकों ने मिलकर किया है। ब्रिटेन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, मेलबर्न लॉ स्कूल और नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु ने इसका अध्ययन किया है। कई वकीलों का इसमें इंटरव्यू है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है मोहसिन आलम भट्ट, आरुषि गुप्ता और शार्दुल गोपुचकर, लेकिन सैकड़ों वकील और अध्यापकों के इसमें नाम दिए गए हैं। मुझे लगता है कि कहीं पे हमने बहुत आसानी से हम लोगों को फॉर्मेट डिक्लेयर कर रहे हैं, चेहरे के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, जो लीगल जिसका कोई लीगल बेसिस है नहीं। और जिस देश में लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कई डिस्क्रिपेंसीज रह जाते हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कभी कभी गलतियां रह जाती हैं, नेम स्पेलिंग में गलती रह जाती है, फादर और मदर के नेम की स्पेलिंग में गलती रह जाती है, और उसी हिसाब से किसी को हम बोलते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट फेक है या इसके डॉक्यूमेंट में गलती है। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में हम कैसा स्टैंडर्ड अप्लाई करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ एक सवाल से कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, आपको कानून की किस अंधेरी सुरंग में झोंका जा सकता है, तो आप इस रिपोर्ट को पहले से पढ़कर खुद को तैयार कर लीजिए। ज्यादा समय नहीं लगेगा। अखबारों में इससे जुड़ी खबरें छपती रहती हैं, लेकिन एक व्यापक समझ नहीं बन पाती कि किसी की नागरिकता पर संदेह करने से लेकर साबित करने की कड़ी में पुलिस कैसे काम करती है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल कैसे काम करता है, हाई कोर्ट किस आधार पर फैसले देता है। अगर आप चाहते हैं कि अराजक तरीके से नागरिकता जैसे गंभीर विषय पर फैसला हो, तो आप निश्चित रूप से लोकतंत्र की उस बुनियाद को खत्म करना चाहते हैं जिसके लिए लाखों लोगों ने दशकों अंग्रेजों से संघर्ष किया। आप उनकी मेहनत और सपनों पर पानी फेर देना चाहते हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसी के भी भरोसे का सबसे बड़ा आधार यही है कि जो भी होगा सिस्टम से होगा, प्रक्रियाओं से होगा, सबूतों से होगा। अगर किसी के लिए धर्म या भाषा के आधार पर सिस्टम नहीं होगा, सबूत मायने नहीं रखेगा, तो इसके शिकार आप भी होंगे। एक दिन आपको भी डराया जाएगा और आपकी हालत सबसे ज्यादा खराब होगी। आपसे मेरा बहुसंख्यक हिंदू से है। असम एनआरसी से 7 लाख हिंदू निकले थे, हंगामा मच गया था। गुरुग्राम के सेक्टर 49 की यह बंगाली बस्ती खाली नजर आने लगी है। जब से इनकी पहचान मांगी जाने लगी है, यहाँ के लोग भय से अपने गांवों की तरफ लौट गए। इस बस्ती में 80% लोग बंगाल के हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ से जा भी चुके हैं। कुछ का सामान उनके जाने के बाद ट्रकों पर लोड किया जा रहा है। यह लोग यहाँ किराया देकर 20-20 साल से रह रहे थे। किसी जमीन पर अतिक्रमण या कब्जा नहीं किया। 5000 रुपया महीना किराया दिया, जो अपने ही देश में प्रमाण पत्र मांगे जाने के भय से भाग रहे हैं। यहाँ के लोगों ने मीडिया में बयान दिया है कि मुसलमान होने और बांग्ला बोलने के कारण उन्हें सताया जा रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल के सांसद लगातार इस बस्ती का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन किसी का बोलना इनके भीतर भरोसा पैदा नहीं कर पाया कि अपना देश है, यहाँ से कहीं भागने की जरूरत नहीं। इनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसी तरह की कार्रवाई अगर दिल्ली की किसी और बस्ती में हो जाएगी तो क्या वहां खौफ नहीं फैल जाएगा? लोगों का आरोप है कि उन्हें पहले उठाकर ले जाया जाता है, फिर दस्तावेज मांगा जाता है, पूछताछ के नाम पर घंटों बिठाकर रखा जाता है। सादी वर्दी में लोग आते हैं, जिस गाड़ी में ले जाए जाते हैं उसमें किसी प्रकार का नंबर नहीं होता। इंडियन एक्सप्रेस में गुरुग्राम के डीसीपी डॉक्टर अर्पित जैन का बयान है, इस मामले में सभी प्रक्रियाओं का पूरा पालन हो रहा है। उन्होंने कहा है कि यह कार्रवाई पूरे देश में की जा रही है। बहुत से लोगों को जल्दी वेरिफिकेशन करके रिहा कर दिया गया है। पुलिस वाला नहीं मर रहा है। अच्छा, पुलिस वाला नहीं मर रहा है, वही लोग मरा है। क्राइम ब्रांच है। हाँ। कैसे पता चला क्राइम ब्रांच है?
तो ऐसे सिविल में आ रहा है सर, ऐसे कहते पास अच्छा, आपको पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी लेके जा रहा है मेरे बोल रहा है आप कहाँ रहता है। हाँ। ठीक है सर, मैं तो बंगाली मार्केट रहता हूँ। किसका प्लॉट पे रहता है? मैं बोल रहा हूँ सर पंडित का प्लॉट पे। मैं चलो तेरे पंडित का प्लॉट पे चलो। ये तो गाड़ी में बैठा के लेके आए नहीं, सीधा भगा के लेके आया तुम सोनीपत पानीपत। तो आपको रास्ते में उठाया? नहीं रास्ता नहीं भाई, अच्छा, इसी अंदर से उठाया? हाँ इसी अंदर। कितने दिन रखा आपको? एक ही दिन रखा है, सुबह 9 बजे 9:30 बजे लेके गया पकड़ के, और रात को 8 बजे छोड़ दिया। तो डॉक्यूमेंट आपने दिखाया? हाँ डॉक्यूमेंट दिखाया है। तो खाना पीना कुछ खिलाया? कुछ भी, पानी भी नहीं पिया। पानी भी नहीं दिया? पानी भी नहीं दिया। मैं बोला था सर थोड़ा विश्वास डर गया तो थोड़ा पानी दे दो, पानी भी नहीं दिया। खाना तो दूर है। और आप कितने साल से यहाँ पर हैं? तो मैं तो आज 2007 से सर। हम लोग कुछ बोलता नहीं, वो दिन आया था सीधा दरवाजा खोल के घुस गया, फिर देख के फिर चला गया। कुछ नहीं, मैं एक आदमी को यहाँ मिला, उसको 2-3 झापड़ मारा, फिर उसको छोड़ के फिर वो चला और गया। ये जो कॉलोनी सब बनाया गया है, ये आप लोग का है या ये? नहीं हमारा नहीं, हम तो किराए में रहते हैं। अच्छा, किराए का है? हाँ हम लोग का नहीं है ये। अच्छा, ये मतलब किराया। और किराएदार किराया कौन, इसने कोई दूसरा? कोई मालिक है, मालिक है। वो दूर में कहीं रहते हैं, 10 तारीख को आते हैं किराया लेने। तो किराया आप लोग देते हैं? तो मालिक नहीं कहता कि आपके साथ? मालिक वो बोलता है, वो तो बोलता रहने के लिए, मगर हम डर के मारे नहीं रहते हैं। के अंदर कम से कम 1000 की तादाद में लोग थे। आपकी छोटे बस्ती में, इसी के अंदर? हाँ, ये सारे रूम चला गया, ये वाला ये सब चला गया, खाली है? लास्ट में भी है, लास्ट में भी 2-3 घर है, उस साइड में भी 3-4 घर है, बस इतना ही है। मतलब रहने का, बाकी सब चले गए? बाकी सब चला गया। आपके पास कागज पत्र सब है? हाँ बिल्कुल है। फिर क्यों जा रहे हैं? वोटर आईडी है, रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ है। तो क्या पुलिस क्या मांग रहा है? कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस रास्ते से जा रहे हैं, बंगाली है, उठा के लेके जा रहा है, मार रहा है, छोड़ रहा है बस। गुरुग्राम का यह मामला बता रहा है कि अब नागरिकता का प्रेत किसी भी इलाके में छोड़ा जा सकता है और लोगों को भयभीत किया जा सकता है। 20-20 साल से लोग इस बस्ती में किराया देकर रह रहे हैं, गुरुग्राम में काम कर रहे हैं, और अचानक उनसे भारतीयता साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि कहीं वे अवैध बांग्लादेशी तो नहीं है। क्या आपको यह बात अपमानित नहीं करती है कि भारत का ही एक नागरिक सिर्फ मुसलमान होने या बांग्ला बोलने के कारण अपने दस्तावेजों को निकालकर दिखा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि देखिए भारत का नागरिक है। गुरुग्राम, जहां सब जानते हैं कि यहां की चमकती इमारतों में ईमानदारी का कितना पसीना है और ब्लैक मनी का कितना, लेकिन उनके भीतर किसी तरह की कोई असुरक्षा नहीं, डर नहीं। लेकिन जो गरीब है वही डरा जा रहा है। जो लोग यहां के फ्लैट को चमकाने जाते हैं वो क्यों चुप हैं, वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? वो तो भारत के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता पर किसी ने संदेह नहीं किया, बल्कि फ्लैट वाले ही सलाह दे रहे हैं इन गरीब लोगों को अपने गांव चले जाओ। कमाल का नागरिक समाज बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया ने चुनाव आयोग से कहा कि नागरिकता साबित करने के लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो खुद नहीं दे सकते। जब इतने बड़े जज के पास दस्तावेज का संकट हो सकता है तो कल्पना कीजिए इन आम लोगों की, जिनके पास प्रमाण पत्र हैं, कई तरह के कागज हैं, फिर भी बांग्लादेशी होने का लेवल चिपका दिया जाता है। एक थर्ड क्लास नफरती राजनीति के कारण भारतीय की भारतीयता तार तार की जा रही है। मामूली बरसात में घुटने भर पानी में डूब जाने वाला गुरुग्राम चुप है। यहीं पर एक लड़की ने पत्रकार अजीत अंजुम से एक ऐसा सवाल पूछ दिया जिसका जवाब ना उनके पास है ना मेरे पास। बेटा बोलो, कुछ कहना चाहते हो? आपने हमारी रिपोर्टिंग कर ली, आपने स्टेटमेंट ले लिया, अभी अगर हमें कल को कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हमारा? ये बेटा बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया आपने। नहीं सवाल है, डर मैं अपना नंबर दे के जाऊंगा, मैं अपना नंबर दे के हम यहाँ जाऊंगा। पे डर के जी रहे हैं। आपने रिपोर्टिंग कर ली, स्टेटमेंट ले लिया, वो आपका काम है, पर डर का माहौल यहाँ पे है ना। हम क्या करेंगे कल को अगर इधर कुछ हो गया तो? मेरे पढ़ाई का क्या, हमारे खर्चे का क्या, मेरी डिग्री क्या क्या, मैंने जो 12 साल मेहनत कर, मेरी मेहनत का क्या होगा फिर? अभी बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा मेरी चीजों का? नागरिकता का सवाल आते ही लोग अपने पड़ोसी पर, सहयोगी पर, सहपाठी पर शक करने लग जाते हैं और किसी गरीब मुसलमान पर तो तुरंत शक कर लेते हैं। इतना भयभीत हो जाते हैं कि हल्ला मचाने लग जाते हैं। उनकी ही आंखों के सामने काले धन से चमकाकर शानो शौकत से लोग निकल जाते हैं। उनके भव्य कार्यक्रमों में तमाम समाज जा रहा है, उनसे किसी को भय नहीं होता, देश को खतरा नहीं होता। लेकिन किसी गरीब मुसलमान को घुसपैठिया कह दो, तुरंत यकीन कर लिया जाता है। कम से कम असम में जिस तरह से नागरिकता तय की जा रही है उसके बारे में तो ध्यान से सुनिए जो इस वीडियो में बता रहा हूं। नागरिकता के नाम पर आए दिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज धर्म और भाषा का आधार है, कल आपके मामूली विरोध पर, सवाल पर नागरिकता का सवाल पूछ लिया जाएगा। मस्क ने ट्रंप से जब दोस्ती की और जब तक निभाई तब तक तो सब ठीक था। जैसे ही खटपट हुई, ट्रंप ने ही नागरिकता का सवाल उठा दिया, याद दिला दिया मस्क किस देश से आए। जब भारत में ऐसा होने लगेगा तो आप क्या करेंगे? 1,65,992 लोगों को असम के फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल के सामने विदेशी होने के 4,36,046 मामले आ चुके हैं। इनमें से 3,48,014 का निपटारा कर दिया गया है। 1,32,015 भारतीय पाए गए। जिन लोगों को विदेशी पाया गया
और जिन लोगों को भारतीय पाया गया, दोनों को भयंकर असुरक्षा और कठोर प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा होगा। इस रिपोर्ट में उनकी तकलीफों का जिक्र तो नहीं है। जो भारतीय नागरिक पाए गए, उन्हें कितने साल लगे, कितनी बार सुनवाई के लिए जाना पड़ा, वकील को कितने पैसे देने पड़े। लेकिन जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है, उनकी तकलीफों से साफ पता चल जाता है उनके साथ भी क्या हुआ होगा। जिस दिन यह सवाल उनसे पूछा गया, जो धर्म के नाम पर इस तमाशे में ताली बजा रहे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। हमेशा याद रखिए, अगर आप दूसरों के लिए सिस्टम को मनमाना बनने देते हैं तो वो सिस्टम आपके साथ भी मनमानी करेगा। असम में एक सीमा पुलिस बनाई गई है, APBO, असम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक इंक्वायरी अफसर होता है जो किसी के विदेशी होने के शक पर इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करता है, अपने SP को देता है और SP उसे फॉरेनर ट्रिब्यूनल को भेज देते हैं, जहां उस व्यक्ति को अपनी नागरिकता साबित करनी होती है। लेकिन गलत रिपोर्ट बनाने या लापरवाही से रिपोर्ट बनाने पर इस इंक्वायरी अफसर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, या गलत रिपोर्ट देने पर भी इसे प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि शक के आधार पर जितनी संख्या बढ़ती जाएगी, राज्य की राजनीति के लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा। सवाल है कि अगर आप संदेह कर रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। किसी की नागरिकता पर संदेह है, नागरिकता जाएगी, उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। लेकिन असम की नागरिकता पर जो रिपोर्ट आई है, अनमेकिंग सिटीजन्स, वो कुछ और कह रही है। इसके अनुसार फॉरेनर ट्रिब्यूनल के हजारों फैसलों में कोई तारतम्यता नहीं है। एक फैसला दूसरे फैसले से सुसंगत नहीं है। एक मामले में किस आधार पर विदेशी घोषित किया गया, दूसरे मामले में किस आधार पर किया गया, कोई मेल नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। सरकारी दस्तावेजों में वर्तनी की गलती होती है, स्पेलिंग गलत हो जाती है तो नागरिकता खारिज हो जाएगी। क्या ऐसा होना भी चाहिए? 58 साल के रहीम अली को अपनी नागरिकता साबित करने में 18 साल लगे। फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी घोषित कर दिया। रहीम अली के पास सारे रिकॉर्ड थे, स्कूल का सर्टिफिकेट, मतदाता सूची में नाम, आसपास के लोगों के बयान कि भारतीय हैं, यहीं रह रहे हैं। फिर भी उन्हें विदेशी करार दिया गया, बांग्लादेशी कहा गया। रहीम अली ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में फॉरेनर ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी और वहां से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता, रहीम अली इस दुनिया से जा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनने के लिए जिंदा नहीं बचे कि वे भारत के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल से जब रहीम अली के केस पर विचार करने के लिए कहा तो उनके परिवार ने मन महसूस कर यही कहा, अब भी अगर फॉरेनर ट्रिब्यूनल वाले उन्हें विदेशी कहना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कब्र से उठाकर ले जाएं। रहीम अली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुना भी गया। लेकिन इन वर्षों में उन्हें राशन कार्ड नहीं मिला, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली और रहीम अली गरीबी में धकेले जाते रहे। उनके जैसे जाने कितने लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाए होंगे, ना उनकी क्षमता है। रहीम अली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस आधार पर फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने उन्हें विदेशी घोषित किया है वह कानूनी आधार पर नहीं टिकता। राज्य सरकार ने रहीम अली के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका आधार मजबूत नहीं था। रहीम अली ने अपने सारे दस्तावेज ईमानदारी से जमा कराए, कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उन दस्तावेजों को निष्पक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर नहीं परखा गया और रिजेक्ट कर दिया गया। कोई अवैध प्रवासी होता तो इस तरह से अपने दस्तावेज नहीं जमा कराता। उनके दस्तावेजों में जो कमियां हैं बेहद मामूली हैं। इसके आधार पर उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता खत्म नहीं हो जाती। यह सब सुप्रीम कोर्ट ने रहीम अली के केस में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रहीम अली का परिवार असम का है, उनके भाई बहन भारत के नागरिक हैं, केवल रहीम अली विदेशी कैसे हो सकते हैं। रहीम अली की मौत के 2.5 साल बाद उन्हें भारतीय घोषित किया गया। एक केस हजारा खातून का केस है, जो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्स में, दस्तावेज में गलती की वजह से 16 साल तक उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाई फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भी, और बाद में हाई कोर्ट भी गई और वहाँ भी वो फेल हो गई। तो उन्होंने हर वो कागज़ दिखाया था फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को, हजारा खातून जी ने, जो उनके पास था। उन्होंने अपने पिता का नाम 1966 का जो वोटर लिस्ट है, जो ज़्यादातर जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में डिफेंडेंट होते हैं वो वोटर लिस्ट दिखाते हैं, तो उन्होंने वो भी दिखाई।